Assalamu alaikum students, my name is Waqar Hassan and today we're going to discuss the reasons for the failure of students in CSS 2020 जी। आज के इस लेक्चर में कुछ रीज़न डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ऐसे राइटिंग में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हुए हैं 2020 में। बहुत सारों के 0 मार्क्स भी आए हैं, कुछ के 5 मार्क्स आए हैं, कुछ के 10 नंबर आए हैं। तो इसके पीछे रीज़न्स क्या हो सकती हैं और क्यों जो सा है वो इतने बुरे मार्क्स या आप कह लें कम मार्क्स आ गए बच्चों के, और फेलियर रेट हर साल बढ़ता क्यों जा रहा है, इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। रीज़न्स के डिस्कस करेंगे इसकी, और लॉजिक भी डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्या लॉजिक बनती है कि आप लोग CSS में जाते हैं और ज़्यादा बच्चे ऐसे पेपर में ही फेल हो जाते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे सारे लेक्चर्स साथ साथ जैसे ही मैं अपलोड करूँ मिलते जाएं जी। तो CSS 2020 का हम डिस्कस कर रहे हैं जी। CSS 2020 का जी एस्से का पेपर था, एस्से का पेपर। अच्छा, इसमें जो सबसे पहली रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चे फेल हो जाते हैं, वो टॉपिक को ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, टॉपिक को सिलेक्ट नहीं कर पाते। आपका जो टॉपिक होता है वो डिसाइड कर होता है आपका एस्से। तो टॉपिक सिलेक्शन जो सी है आपकी, वो डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस पे कि आप कितने एस्से किस तरह लिखते रहे हैं और आपको टॉपिक सिलेक्ट करने की कितनी समझ है। तो टॉपिक सिलेक्शन सबसे पहला स्टेप होता है, आप कह लें कि मेक और ब्रेक होता है आपके ऐसे राइटिंग में CSS में, कि आपने टॉपिक सही सिलेक्ट किया। और सही सिलेक्ट करने का मतलब क्या है कि जिस टॉपिक के बारे में आपको इतनी नो हो कि आप उसको डिफेंड कर सकें, या उस टॉपिक में जो आपका स्टैंस हो उसको डिफेंड कर सकें। तो अगर तो आपके पास इतने सफिशिएंट पॉइंट्स होंगे तो फिर ठीक है, फिर तो आपकी टॉपिक सिलेक्शन ठीक है। लेकिन अगर आप टॉपिक को जल्दी में सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि अक्सर बच्चे करते हैं, और फिर जब आप ऐसे को लिखना स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि आपके पास तो इस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल है ही नहीं। फिर आप जो से हैं वो शेकी हो जाते हैं और फिर आप कैसे, जाहिर बात है, आपसे टैकल नहीं होता। तो टॉपिक सिलेक्शन सबसे पहले। तो टॉपिक सिलेक्शन के लिए अच्छी टॉपिक सिलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें। रीडिंग के बाद जब पेपर आता है तो पहले आप टॉपिक्स को देख लिया करो कि आपका बैकग्राउंड नॉलेज किसके बारे में ज़्यादा है। जिसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज ज़्यादा हो, आप उसी टॉपिक को लेके चलें। और ये मत सोचा करें कि सारे ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर रहा हूँ तो फेल ना हो जाऊँ। जिसमें आप इजी हैं, जिसको आप टैकल कर सकते हैं, वो किया करें। अच्छा, दूसरी रीज़न जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि स्ट्रक्चर ऐसे का स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है आपका। अच्छा जी, अब स्ट्रक्चर के इश्यूज़ क्या होते हैं आपके ऐसे के? स्ट्रक्चर प्रॉब्लम का मतलब ये है कि चूजिंग द राइट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर योर ऐसे। राइट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? अब हर ऐसे जो भी ऐसे आप स्लाइड करें उसकी सारी बात है, उसका हेड होता है, बॉडी, टेल, वो तो ठीक है, हाँ सब ऐसे में आती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? ऐसे की टाइप्स चेंज हो जाती हैं। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि आपका एक कोई ऐसे आ गया क्लाइमेट चेंज, कॉज एंड इफेक्ट्स, तो वो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा। आपका लिटरेचर कैसे आया, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर चेंज होने से मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, बेसिक्स वही रहती हैं। हेड होता है, बॉडी और टेल। आपकी बॉडी पैराग्राफ को हैंडल करने का तरीका बदल जाता है ऐसे की नेचर से। फिर आपके ऐसे आ सकते हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स आप वो कहीं डिस्कस करें, करप्शन है अकाउंटेबिलिटी, करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी दोनों को डिस्कस करना पड़ेगा। वार ऑन टेरर एंड अब्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स दोनों को डिस्कस करना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, उसमें अगर वो ऑप्शन देता है कि जनरेटिंग नॉलेज और मेंटेनिंग मोर मनी, एक को चूज़ करना पड़ेगा आपको, एक को डिफेंड करना पड़ेगा। तो ये आपकी रीडिंग जो है ना, कि कौन सा ऐसे जो आप चूज़ कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रक्चरल फ्लॉज जो से हैं आपके ऐसे रेटिंग में, आपका जो ऐसे है वो तबाह कर देते हैं। आप जितना अच्छे ऐसे लिख लें, जब आपके स्ट्रक्चरल फ्लॉज होंगे, मतलब आपका सही स्ट्रक्चर ऐसे के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो उसमें फिर मसला आता है कि आप उस पॉइंट को उस तरह बैलेंस नहीं कर पाते जो डिफाइन करना होता है, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर ही फ्लॉ, आपको उसमें फ्लॉ होता है। तो यहाँ पर करना क्या है, अब स्ट्रक्चर सही स्ट्रक्चर कौन से हैं
वो तो डिटेल में ज़ाहिर बात है बंदा पढ़े तो उसको समझ आते हैं, 1-2-3 मिनट के अंदर समझ नहीं आएंगे आपको। लेकिन इसकी ट्रिक बता देता हूँ, जितने ज़्यादा आप ऐसे अटैम्प्ट करते हैं उतना ज़्यादा आप सीखते हैं कि स्ट्रक्चर को कैसे हैंडल करना है। तो स्ट्रक्चर वेरी करता है ऐसे टू ऐसे। आपका ऐसे जो सा है उसमें उसने आपकी एक डायमेंशन पूछी है, 2 वेरिएबल्स को ऐड कर दिए हैं, आपसे कुछ चॉइस पूछी है कि आपकी क्या इसमें कोई एक साइड चूज़ करें, या उसने कॉज इफेक्ट पूछ लिए हैं। तो ये भी बच्चों को मसला होता है। अब वार ऑन टेरर एंड अब्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स, इस ऐसे में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं 215 में, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं समझ पाए थे कि बैलेंस दोनों को करके किस तरह लेके चलना है। तो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम आपके जो से हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कार्डिनल रोल प्ले करते हैं आपके ऐसे रेटिंग में। तो ये तो पहली 2 मिस्टेक्स हैं, आपने स्टार्ट में ये दोनों मिस्टेक्स कर दी तो चाहे आपकी इंग्लिश भी अच्छी है अगर, तो आपका ऐसे उस तरह नहीं होगा, आपके पॉइंट को डिफेंड नहीं कर पाएगा जिस तरह से एग्जामिनर चाहता है। तो ये 2 मिस्टेक्स का ख्याल रखें। अब ये तो आपकी स्टार्ट में मिस्टेक आती है। फिर नेक्स्ट आता है कि आप प्लान किस तरह करते हैं ऐसे को। अगर आपका प्लान ही प्रॉपर नहीं है, प्लान करते वक्त ना ऐसे को एक चीज़ का ख्याल करते हैं कि आपका ऐसे जोन्स है वो आपके आंसर के मुताबिक चल रहा हो, जो आप आंसर देना चाह रहे हैं या जो एग्जामिनर पूछना चाह रहे हैं ना उससे रिलेट कर रहा हो आपका प्लान। तो बहुत सारे बच्चे चूँकि प्लानिंग नहीं करते और फिर एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते, प्लानिंग की प्रैक्टिस नहीं होती, तो प्लान भी फिर आपका फेल हो जाता है ऐसे कंप्लीट करने का। तो जब आपका प्लान ही फेल हो जाए, ऐसे कंप्लीट ही ना हो पाए आपका, या आपकी प्लानिंग में वो पॉइंट्स आ जाएं जो कि रिलेट ही ना कर रहे हैं आपके मेन टॉपिक से, जो कि आपके टॉपिक को डिफेंड ही ना कर रहे हो, तो उस प्लान को आप क्या कहेंगे, फॉल्टी प्लान कहेंगे। और वो प्लान आपका कहाँ पे लेके जाएगा, आपको डेस्टिनेशन में लेके जाएगा, वो आपको लेके जाएगा डिस्ट्रक्शन की तरफ। तो प्लान बनाना करना ज़रूरी है, और प्लान भी इफेक्टिव होना चाहिए। हर प्लान कामयाब प्लान नहीं होता, इफेक्टिव प्लानिंग सीखें ऐसे रेटिंग में। तो ये तो तीसरी आगे मिस्टेक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब ये अगर आप मिस्टेक्स इन पे अगर आप अपना काबू पा भी लें, तो फिर नेक्स्ट मिस्टेक आपकी जो अगली गलतियाँ आती हैं वो फिर मज़ीद आने शुरू हो जाती हैं। उसमें फिर आपकी ग्रामर आ जाती है। आपके ग्रामर जो सी है, मैंने अब पढ़ाता हूँ चूँकि, तो मैंने ये देखा है कि बच्चों की ग्रामर बहुत वीक होती है। बच्चों को यूज़ नहीं पता होता पंक्चुएशन का, बच्चों को कंडीशनल्स का नहीं पता होता, सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट के एरर कर रहे होते हैं, बच्चों को डैंगलिंग मॉडिफायर का नहीं पता। इसी तरीके से बहुत सारे एरर्स हैं, विच और डैट के यूज़ का नहीं पता। सब्जेक्ट की जगह पे जेरेंड कब आता है, या जेरेंड जो सा है वो होता क्या है, पार्टिसिपल क्या होता है, ये चीज़ें बच्चों को नहीं पता। बैलेंस कैसे करते हैं सेंटेंस को, कंजंक्शन का यूज़ किया, ये चीज़ें बच्चों को नहीं पता। जब ये नहीं पता तो सारी बात है, जब आप सेंटेंसेस बना रहे हैं तो आपकी गलतियाँ तो सारी बातें होंगी, तो फिर ये भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। और फिर 5वीं बात आपकी आ जाती है रेलिवेंसी पे। आपका ऐसे रेलिवेंट नहीं होता अक्सर। रेलिवेंसी कहाँ पे डिस्टर्ब होती है, आप प्लान तो कर लेते हैं, ये जाके डिस्टर्ब होती है आपकी रेलिवेंसी बॉडी पैराग्राफ्स में। जब आप पैराग्राफ बनाते हैं तो वो पैराग्राफ रेलिवेंट नहीं लिखते आप, क्यों? फिर वही बात है, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती और आप ऐसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, टाइम कम होता है, आप सिर्फ ये कि आप पेज को फिल करते हैं, ये चीज़ नज़रअंदाज करते हैं कि बेशक रेलिवेंसी उसमें है या नहीं। तो रेलिवेंसी नहीं होगी आपके ऐसे में तो ज़ाहिर बात है एग्जामिनर माइंड करेगा इसका। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। फिर है जी आपका राइटिंग में वैरायटी नहीं होती बिल्कुल भी। मैंने तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है कि आपकी राइटिंग की वैरायटी नहीं होती जी। वैरायटी में आप ज़ाहिर बात है थीसिस स्टेटमेंट बनाना चाहिए आपको, उसके लिए सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जाने चाहिए आपको। वैरायटी और म्यूज़िक तभी आता है राइटिंग में, ये भी बहुत बड़ा फ्लॉ है। नहीं होता बच्चों को पता नहीं होता कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड कैसे बनाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा आपका प्रॉब्लम है ऐसे राइटिंग में। फिर जो मैं एक और मेजर प्रॉब्लम है वो है फिनिशिंग। ऐसे की फिनिशिंग नहीं होती ठीक है आपकी। फिनिशिंग से मुराद ये है कि आप ऐसे फिनिश नहीं कर पाते, कंक्लूजन ड्रॉ कर पाते। तो जब आप कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने कहाँ पे वाइंड अप किए हैं बात अपनी, कहाँ किस नतीजे पे पहुँचे आप। तो जब नतीजे पे नहीं पहुँचते तो आप पास कैसे होंगे। तो नतीजे पे पहुँचा करें कम अज़ कम ऐसे में, और अच्छा कंक्लूजन ड्रॉ किया करें, और उसके बाद आउटलाइन भी अच्छी बनाया करें। इसको कहते हैं फिनिशिंग, प्रॉपर फिनिश करना। चीज़ों को स्टार्ट करना आसान होता है, फिनिश करना मुश्किल होता है। तो ऐसे राइटिंग में फिनिशिंग भी नहीं करते बच्चे। और सबसे एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो है जी टाइम मैनेजमेंट। आपके ऐसे में टाइम मैनेजमेंट नहीं होती बिल्कुल भी।
ज़ाहिर बात है बहुत सारे स्टूडेंट्स चूँकि इतनी प्रैक्टिस नहीं होती तो 3 घंटे में वो मैनेज नहीं कर पाते। फिर क्या होता है, स्टार्ट में ऐसे अच्छा होता है, दरमियान में जो है वो मुनासिब होता है और एंड में जो है वो बिल्कुल गैर मुनासिब हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। तो ये CSS 2020 में यही फ्लॉज होंगे आपकी, ज़ाहिर बात है। इससे हट के तो आपके ऐसे राइटिंग की कोई बात ऐसी है नहीं जो आपको फेल करवाए। तो अगर इन चीज़ों पर वर्किंग कर लें तो ज़ाहिर बात है आपका ऐसे ना सिर्फ बेहतर होगा बल्कि आप ऐसे राइटिंग में अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं। तो ये कुछ फ्लॉज थे, इनको आप चेक करें और देखें कि आपकी राइटिंग में इनमें से क्या क्या फ्लॉज आप समझते हैं, या आप अगर फेल खुदा न खास्ते हो CSS 2020 में तो चेक करें इसमें से आपका क्या फ्लॉ था। देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। मेरा नंबर भी शेयर किया हुआ है, मेरे फेसबुक पेज पे भी मेरा नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे नंबर पे। थैंक यू सो मच।